ओके सो हमने एजम्पशंस और प्रिंसिपल्स करा था, ठीक है। सबसे पहली एजम्पशन या कॉन्सेप्ट क्या था? ओके पहला था गोइंग कंसर्न दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम विद नो इंटेंट टू क्लोज इट इन द नियर फ्यूचर। ओके सो दैट वाज गोइंग कंसर्न। देन सेकंड वाज कंसिस्टेंसी के अंदर इफ अ methodology has been adopted, so that methodology, that practice have to be consistently used over the years. It cannot be changed, however it can be changed if the law requires it, if the accounting standards require it, or if result in better presentation of the financials, ठीक है। and third was accrual। हाँ मम्मा के पास, she will get it, don't worry, she is coming, she is getting a new one। लास्ट वाज एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन क्या बोलता है? एक्रूअल एजम्पशन बोलता है कि जो भी एक्सपेंस जिस टाइम पीरियड में इंकर हुए हैं, जिस टाइम पीरियड के हैं, उसी टाइम पीरियड में वो रिकॉर्ड होंगे। कैश इज इमटेरियल, दैट इज व्हाट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आल्सो मींस। दिस इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। सो अगर आपने परचेजेस कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ मार्च, नॉट व्हेन यू आर पेइंग फॉर देम इन फ्यूचर, ठीक है। तो आपको कैश नहीं देखना, आपने ट्रांजैक्शन कब करा है आपको वो देखना है, तब रिकॉर्ड होगा। ओके आपके स्कूल में अभी तक कहाँ पहुंचे हैं? अच्छा सेकंड पे ही हैं अभी। ओके यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्रीहेंड स्कूल के अंदर, दिक्कत तो नहीं आ रही किसी चीज में? देन प्रिंसिपल्स वी डिड। प्रिंसिपल्स आल्सो नोन एज कन्वेंशंस। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या बताता है? So business entity accounting entity principle state that owner and business are separate from each other। और क्योंकि ओनर और बिजनेस सेपरेट होते हैं दोनों दोनों, तो इसीलिए ओनर इज ट्रीटेड जस्ट लाइक अ क्रेडिटर टू द बिजनेस। वॉट एवर मनी ओनर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, बिजनेस हैव टू रिटर्न बैक टू द ओनर इन फ्यूचर, ठीक है। एंड उसको बिजनेस कैसे रिकॉर्ड करता है? एज कैपिटल। ओके देन सेकंड इज so all those transactions which can be measured in terms of money, only that can be recorded। मतलब कोई भी qualitative transaction होगा उसको हम अपने books of accounts में record नहीं कर सकते, जैसे कि efficiency of the employee, ठीक है, या फिर जो employee है strike पे बैठ जाए, तो ये सब चीजें हम record नहीं कर सकते because we cannot measure these transactions in terms of money। अच्छा after this ये बताओ, हाँ Another thing which we have to assume in money measurement जो मैंने आपको बताया नहीं था, just give me a minute। measurement में जो मैंने आपको एक चीज बताई नहीं थी पहले, that is मनी को ना हमें स्टैटिक लेके चलना पड़ता है। What do you mean by that? नहीं खत्म नहीं, मनी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मनी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंड मनी जो है ना वो डेप्रिशिएट होता है, ठीक है। अगर आप डॉलर से मनी को देखते जाओ, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, अच्छा वैसे ना डॉलर रुपी एक एग्जांपल ले सकते हो। सो रुपी की ना किस्मत में लिखा हुआ है गिरना, ठीक है। जब से रुपी इन्वेंट हुआ है तब से रुपी बस गिरा ही है, फाइन, कभी भी बढ़ नहीं सकता रुपी। ओके एंड उसका बेसिक ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर डॉलर, ठीक है। एक मिनट यार, अच्छा ये हो गया। अब मनी स्टैटिक का मतलब क्या है? मनी स्टैटिक का मतलब है अगर मैंने मशीन लिया 1 लाख रुपीस का, सो आई एम राइटिंग दिस 1 लाख इन माई बुक्स, ठीक है। मनी की जो वैल्यू होती है ना वो गिरती है। कैसे गिरती है? जो रुपी आपके पास आज है उस रुपी की वैल्यू फ्यूचर में सेम नहीं होगी। बेटर तरीके से समझो, जैसे आप एक चिप्स का पैकेट परचेज करते हो 10 रुपीज का, ठीक है। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या वो 10 रुपए का ही रहेगा? नहीं, वो हो जाएगा 20 रुपीज का, लेट्स से। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये जो मनी की वैल्यू में चेंज आ रहा है ना, वी डोंट कंसीडर दैट हियर, ठीक है। तो हम मनी को स्टैटिक लेके चलते हैं, हम ये नहीं बोलते कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन चीजों से मॉनेटरी मनी की वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। हम इसको स्टैटिक लेके चलते हैं, फाइन।
ओके, थर्ड प्रिंसिपल क्या था? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो अगर मुझे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट से बिजनेस के एंड ऑफ द लाइफ पे चेक थोड़ी करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। दोज पार्ट्स आर ऑफ 1 ईयर, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी 1 ईयर, अच्छा वो जो 1 ईयर होता है वो स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल। एंड कब होता है? 31 मार्च। एट द एंड ऑफ एवरी 1 ईयर हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल्स बनाते हैं। हाँ, फाइनेंशियल्स बनाते हैं। फाइनेंशियल्स में हम दो चीजें बनाते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। दूसरा होता है हमारी पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। सो दैट वाज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट, हाँ, full disclosure principle. A full disclosure and materiality can be confusing. फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये बोलता है एज पर द रूल्स, एज पर द लॉ आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, ठीक है। एज पर द एक्ट, जैसे कंपनीज हैं वो क्या फॉलो करती हैं? कंपनी एक्ट फॉलो करती हैं। तो कंपनी एक्ट के बेसिस पे डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन, ये बोल रहे हैं। जब आप पार्टनरशिप पढ़ोगे तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एक्ट होती है, तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है वो डिस्क्लोज करो, ये होता है। सो फुल डिस्क्लोजर का एक एग्जांपल भी हमने करा था लास्ट क्लास में। क्या था? करा था यार, कंटिंजेंट लायबिलिटी बताया था ना? नहीं बताया था? हैं, मिस कैसे कर दिया मैंने? समझो यार, इंपॉर्टेंट है तो। देखो जी, ये आई थिंक मैंने अर्शा को करवा दिया था। ठीक है, एप्पल सैमसंग ये दो कंपनीज हैं। कुछ हुआ, सैमसंग ने एप्पल का कुछ सॉफ्टवेयर कॉपीराइट कर लिया, या फिर एप्पल ने सैमसंग का कुछ कॉपीराइट कर दिया। इन दोनों ने एक दूसरे पे क्या करा? लॉ सूट कर दिया। अब यार लॉ सूट का डिसीजन पहली डेट पे आ जाता है? टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगर ये केस लूज करेगा तो इसने इसको कंपनसेशन पे करना होगा, एंड इफ ही लूजेस केस तो ये इसको कंपनसेशन पे करेगा ना? करेगा फ्यूचर में। तो मतलब लाइबिलिटी हो सकती है, दैट लाइबिलिटी इज कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट इन फ्यूचर। वो लाइबिलिटी भी है नहीं, लॉसूट जीता नहीं है वो, दूसरा हारा नहीं है, तो वो लाइबिलिटी अभी बनी नहीं। जो हारा केस बन सकती है फ्यूचर के अंदर। तो क्या मैं इसको अपनी लाइबिलिटी आज बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। बट जब ये होगा, एक्चुअल में लाइबिलिटी बनती है, लेट्स से एप्पल की या सैमसंग की, एकदम से इन्वेस्टर्स को झटका लगेगा, ये कहां से आ गया? कंपनी ने उठा के एकदम से लाइबिलिटी कैसे दिखा दी बुक्स में? एकदम से ये कहां था, हमें तो पता ही नहीं। तो दे हैव टू डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन। अब ये डिस्क्लोज कहां करते हैं? देखो जी, ये हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल्स के अंदर हमने रेवेन्यू, एक्सपेंस, आपके लाइबिलिटीज हो गए, कैपिटल हो गए, एसेट्स हो गए, ये सब दिखा दिया। जो ये लॉसूट चल रहा है, क्या नहीं है? इन फाइनेंशियल्स के बाद नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इस नोट्स टू अकाउंट्स में क्या होता है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है इन्हीं फाइनेंशियल्स की। इन्हीं फाइनेंशियल्स के बारे में जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है वो यहां होती है। इसके अंदर वो क्या लिखते हैं? एक हेडिंग डालते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और इसके अंदर वो डिस्क्राइब करेंगे कि फ्यूचर में हमारी XYZ अमाउंट की लाइबिलिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ एन ऑनगोइंग केस, ऑनगोइंग लॉसूट विद दिस कंपनी। और अगर वो हम केस लूज करेंगे तो इतना कंपनसेशन हमें पे करना पड़ेगा। सो इन्वेस्टर्स आर अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट फुल डिस्क्लोजर मीन। डिस्क्लोज करो इंफॉर्मेशन, अदरवाइज इन्वेस्टर्स को झटका लगेगा, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाएगा। एंड ऐसा होता भी है, काफी कंपनीज फ्रॉड भी हैं।
स्टॉक मार्केट में होती हैं फ्रॉड कंपनी, नाम ध्यान नहीं आ रहा, भी एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट करी थी, मुझे बता रहा था 2019 में पूरा पैसा डूब गया था। स्टॉक प्राइस नीचे आया था, उसने और इन्वेस्ट करा उसमें, वो और नीचे आया, उसने और इन्वेस्ट करा, कंपनी बंद हो गई, शट डाउन हो गई। नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका मुझे भी, बट ऐसा होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं। ओके, यहां तक क्लियर। देन वी टॉक्ड अबाउट, अच्छा गाइस इस चैप्टर के बाद ना आई विल स्टार्ट गिविंग यू क्वेश्चंस, इस चैप्टर के बाद चैप्टर 2 के और इस चैप्टर के क्वेश्चंस। तो हाँ, थ्योरी बेस के हम क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर 2 के भी हम क्वेश्चंस करेंगे, बुक से करेंगे। आई थिंक प्रोबेबली हाँ नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट। सो आई बुक, तो बुक नहीं है ना, बुक नहीं है ना अभी। हाँ तो हाँ ठीक है, कोई नहीं, वही उसी बुक का मैं कंटेंट जो होगा आई पुट इट हियर, विल सॉल्व इट इन क्लास। ओके, देन वी डिड मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का हमने बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिया था। आपके पास पीएसपी, आपके पेरेंट्स के पास प्ले स्टेशन पोर्टेबल है, दोनों मेट्रो में जा रहे हो, दोनों ने घुमा दिया, ठीक है, उनका तो कुछ जाएगा नहीं। आप बोले यार गया हाथ से, मार्केट में वैसे डांट और पड़ेगी, मार्केट में मिलता भी नहीं अब पीएसपी अब नहीं मिलता। ओके, सो मटीरियल इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड, शुड बी डिस्क्लोज इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लेट्स से देयर आर टू कंपनीज इन द सेम एरिया। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था, आप टाटा मोटर्स ले लो और एक आप मैकेनिक ले लो, ठीक है, इस मैकेनिक की जो अर्निंग है पर मंथ दैट इज 20,000 एंड इसका कुछ करोड़ में आ जाएगा, फाइन। तो अगर यार ये 10,000 का खर्चा कर देता है, इक्विपमेंट्स वगैरह परचेज करता है, 10,000 का ये एक्सपेंस कर देता है, ठीक है, या 10,000 के एसेट्स परचेज कर लेता है, 10,000 का खर्चा करता है मतलब बिजनेस एक्सपेंस, या फिर 10,000 के इक्विपमेंट्स वगैरह बाय कर लेता है मतलब एसेट्स बाय कर लेता है, तो ही हैज टू शो दिस इन द बुक सेपरेटली। बताओ भाई तुमने 10,000 का खर्चा कहाँ करा, 20,000 तो तुम कमा रहे हो, तुम्हारी औकात है नहीं 10,000 का खर्चा करके बैठे हुए हो तुम, ठीक है। और ये अगर 10,000 का खर्चा करेगा और कोई इन्वेस्टर पूछने आएगा, हाँ भी बता 10,000 का खर्चा कहाँ करा है, बोलेगा यार क्या पूछ रहा है तू यार, चिंदी चीज है, ठीक है, क्लियर ये चीज। तो दैट्स व्हाट मटीरियलिटी मींस। ओके, ये मिसलेनियस में नहीं जाता, हाँ मतलब दे आर गोइंग टू शो इट एज एन एक्सपेंस ओनली, ऐसा थोड़ी बुक से गायब कर रहे हैं, वो दिखा तो उसको एक्सपेंस में रहे हैं, बट मिसलेनियस एक्सपेंस नो वन इज बॉदर्ड ना। मुझे टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है, मैं उसका 5,000 का खर्चा 10,000 का खर्चा देखूंगा, मैं तो मोटा देखूंगा यार कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर उनके एक्सपेंसेस बड़े हैं, मतलब इन द सेंस लेबर कॉस्ट, तो लेबर कॉस्ट क्या होती है, देखो लेबर कॉस्ट इंक्रीज होती है, जितनी भी व्हीकल कंपनीज हैं एवरी ईयर वो 1% 2% अपने व्हीकल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाते हैं। सो क्यों बढ़ाते हैं वो? क्योंकि उनके लिए जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उनका बढ़ रहा है, तो लेबर कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो यार मुझे पता है कि हर साल लेबर कॉस्ट जो है वो 2% से इंक्रीज हो रही है, मुझे कोई इशू नहीं है उससे। बट अगर लेबर कॉस्ट एक पर्टिकुलर साल में 5 से 7% बढ़ गई, ओ ये कैसे हो गया? तो ऑल दिस थिंग्स ना, कहाँ खर्चा करा, अरे कैफेटेरिया में तुमने यार 100 रुपए कैसे खर्च कर दिए, ठीक है, तो ये चीज है। सो इसके बाद हमने क्या करा था, प्रूडेंस, एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। प्रूडेंस की बात करते हैं, ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो मुझे पता है कि जस्ट बॉर्डर लाइन पे पास होऊंगा, घर पे पहले ही बता दो कि यार फेल हूं, और अभी अभी डांट खा लो, रादर देन कि जब एक्चुअल में रिजल्ट आए पास हो और वो हैप्पी हो जाए। बिजनेस कब आ रहे हैं? अगले हफ्ते आ रहे हैं ना रिजल्ट? हाँ 20, आज क्या है, आज 11 है 12 है, 20 अप्रैल को, 20 नहीं आज जल्दी आएगा। किसका? अच्छा पता नहीं, लेट्स सी, मुझे तो लग रहा है नेक्स्ट वीक आ जाएगा, फ्राइडे से पहले पहले। धुरंधर क्यों? अब रिजल्ट के बाद ऐसा तो नहीं होगा कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज शिफ्ट करना पड़ रहा है? ये क्या हुआ? ओके, सो प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म क्या था, एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस
एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस वी नो दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, जैसे यार हर किसी को पता है कि उसको साल के एंड में क्या पे करना है, टैक्स, तो क्या करेंगे उसके अगेंस्ट आज ही एकोमोडेशन बना दो। अरे 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 अरे, उसके अगेंस्ट आज ही एक प्रोविजन बना दो, ठीक है। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेस, मुझे पता है कि साल के एंड में मुझे टैक्स पे करना है, ये मेरा एक्सपेंस होने वाला है, तो डोंट वेट फॉर दैट टाइम, आज ही उसके अगेंस्ट में प्रोविजन बना के रखो। सो एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, उसको आज ही हमें अपना एक्सपेंस मान लेना है, बट एनी काइंड ऑफ गेन टू हैपन इन द फ्यूचर, तो हम फ्यूचर तक के लिए वेट नहीं करेंगे, ठीक है, फ्यूचर के लिए वेट करेंगे, उल्टा बोल रहा हूं, ओके। सो कोई भी अगर फ्यूचर में गेन होगा उसको नहीं लेना है, जब वो गेन होगा तब आएगा, बट अगर कोई लॉस है, कोई एक्सपेंस है, लग रहा है कि होगा, तो इसको बुक्स में आज ही रिकॉर्ड कर लो। आया समझ? दैट्स व्हाट प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म मीन। इसमें ना कुछ एग्जांपल्स लिख लो, आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में बताया नहीं था। हाँ, एक एक ही बताया था बस। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यार ये धीरे धीरे समझोगे ये क्या होता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड closing stock. Do you know what closing stock is? Closing stock is, अरे भाई नहीं, अनसोल्ड, अरे नहीं, अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। अरे क्लियरेंस का मतलब बेचना होता है भाई, बेच कहाँ रहे हैं, पड़ा रह गया, ये पड़ा रह गया, बेचा नहीं। 31 मार्च को हमारी क्लोजिंग होती है फाइनेंशियल्स की, उस डेट पे पड़ा रह गया, क्लियरेंस नहीं कर रहे हैं, पड़ा रह गया, बेचा थोड़ी। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपको दो वैल्यू मिलेगी, कॉस्ट प्राइस, मार्केट वैल्यू। हमें कौन सी उठानी है? ठीक है जी, ये प्लीज लिख लिया, लिख लिया। अरे ऊपर वाले, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, किसी के साथ भी प्रोविजन लिखा हुआ है, यू हैव टू कंसीडर इट। यार प्रोविजन तो आएगा आपके सेकंड टर्म में, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन, एक बार लिख लो। जो घर आए थे उन्होंने सिलेबस ही दे दो, कवर हो गया करवा एसएसटी का रिजल्ट काम किया एसएसटी का रिजल्ट क्या? है। एसएसटी में डर लग रहा है? हाँ, क्या लिख कर आया तू, अकबर के बारे में या बीरबल के बारे में? नहीं सर, आई हैव नो आइडिया। आप तो पढ़ते नहीं होगा, आपको क्या पता। मेरे को पढ़ा लिखा कुछ नहीं भाई, आई एम बिल्कुल गवार। अब टिल क्लास 10 आई एम बिल्कुल गवार। कुछ सालों पहले मैंने 6, 7, 8 पढ़ाया था मैथ्स, अब वो भी मैंने बंद कर दिया, मेरे पास वो भी पढ़ाने का टाइम नहीं है भाई। तब तक ही मैं पढ़ा सकता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ा भी नहीं सकता, मेरे बस की भी नहीं है। 9th ऑनवर्ड मैथ्स मेरे बस की नहीं है। हाँ, माइक्रोफोन इज अटैच्ड, यार होना तो चाहिए। एक मिनट, मेरी लाइट तो जल रही है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब यार एक चीज समझो, कोशिश करो समझने की, नहीं समझ आएगा तो डोंट बी बॉदर्ड बाय इट। ओके सो अरे हम आगे चल रहे हैं, है, आगे चल रहे हैं, अभी भी इसी पे हैं।
बस यार ये डाउटफुल डेट लिखा है ना, ये समझा रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। नहीं, स्कूल से आई थिंक यू आर क्वाइट अहेड, बट वेदर यू विल बी एबल टू कैपिटलाइज और नॉट, दैट इज अप टू यू गाइस। ठीक है, अब मतलब जो भी कुछ पढ़ा, दिस इज गोइंग फॉर अ टॉस, इट्स गोइंग फॉर अ वेस्ट, तब तो अलग चीज हो जाएगी। अदरवाइज अगर स्कूल के अंदर सुनोगे तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेल। स्कूल में भागेंगे, दे विल जस्ट रश, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है। एक तो आपका जो ये है बोर्ड्स का पंगा हो गया, सो स्टूडेंट्स विल बी रीअपियरिंग फॉर द टेस्ट, कुछ स्टूडेंट बाद में चेंज करेंगे, स्कूल वाले फिर ऐसा भागेंगे, कुछ समझ नहीं आने वाला किसी को। समर वेकेशन के बाद देख लेना, क्योंकि उनको तो कोर्स कंप्लीट करवाना है ना, उनको ये नहीं है कि आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर और नॉट, उनको ये है कि भैया कोर्स खत्म करवाओ, आगे बढ़ो, निकलो। ठीक है, ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझो। डेटर्स हैं, ये हमने डिस्कस करा था, डेटर्स आर दोज पीपल फ्रॉम whom बिजनेस हैव टू रिसीव मनी, नॉट पे। पे किसको करते हैं? क्रेडिटर्स को। ठीक है, सो डेटर्स व्हेन दे बिकम बैड, तो वो क्या हो जाते थे? बैड डेट्स। ये हमने डिस्कस करा था। डेटर्स व्हेन दे बिकम बैड, मतलब डेटर्स जो हैं ये हमारा करंट एसेट है, और ये क्या हो गया? ये इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गया। मतलब ये बोल रहा है यार मैं पे तो करना चाहता हूं, मैं नहीं कर सकता पे, मेरे पास है ही नहीं पैसा, ले लो तुम्हें क्या चाहिए, ये चीज होगी बात। तो वो क्या हो जाएगा? बैड डेट हो जाएगा। और बैड डेट क्या होता है? बिजनेस का एक्सपेंस। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? हमें लग रहा है, मेरे टोटल डेटर्स कितने हैं? मेरे टोटल डेटर्स हैं 10 लाख। मुझे लग रहा है दैट 10% of these debtors might not pay next year. I am not going to wait for the next year. मैं आज ही इनके अगेंस्ट एक प्रोविजन बना दूंगा, इनको आज ही मैं 10% से अपने प्रॉफिट्स को कम कर दूंगा। आई विल नॉट वेट फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होएगा? उनने पैसा दे दिया, ये हट जाएगा, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। बट आज क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार ये पे नहीं करेंगे, तो मैं क्या करूंगा? एक प्रोविजन बना के रखूंगा। दैट्स व्हाट प्रूडेंस स्टेट्स। लॉसेस आज ही रिकॉर्ड कर लो, फ्यूचर के लिए वेट नहीं करो, फ्यूचर में अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा, डोंट वरी। वो ये बोल रहा है। ना ना ना, मटीरियलिटी नहीं है। मटीरियलिटी तो यार इंफॉर्मेशन बताना है, फुल डिस्क्लोजर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से इंफॉर्मेशन बताओ। मटीरियलिटी जो मटीरियल इंफॉर्मेशन है, बेफालतू के अंदर लिखे नहीं जाओ, हर चीज नहीं बताओ कि आपने चाय के लिए 2 रुपए खर्च करे, आपने समोसे के लिए 10 रुपए खर्च करे। जो मटीरियल इंफॉर्मेशन है यूजर्स की, यूजर्स का जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को जो चेंज करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन यू हैव टू डिस्क्लोज। ठीक है, वो था मटीरियलिटी। यहां तो आपको लग रहा है कि खर्चा होगा, आज ही उसके अगेंस्ट प्रोविजन बना रहे हो आप। अब लग कैसे रहा है? बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, दिस इज एन अजम्पशन। सो अगर आपके स्कूल के अंदर वो पढ़ाया है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स, तो उसमें उसने एक लिमिटेशन बताई होगी, अकाउंट्स इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। वो यही लिमिटेशन है, यू आर टेकिंग सम assumptions इन अकाउंट। जैसे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, हम बोलते हैं यार एसेट ना 10 साल तक उसकी यूजफुल लाइफ है। आपको एसेट यूज करना ही नहीं आता, आपने तो 2 साल में खराब कर दिया, तो 10 साल कहां हुई लाइफ? तो वी आर मेकिंग सम assumptions that may be true or not, and therefore accounts is not fully exact. तो सिमिलरली हम एक assumption ले रहे हैं, हमें लग रहा है कि 10% डेटर्स डिफॉल्ट करेंगे फ्यूचर में। दैट माइट बी करेक्ट, दैट माइट बी इनकरेक्ट। तो इसीलिए हमारा जो अकाउंट्स होता है वो सोते रहता है। ठीक है, दैट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। फाइन, ओके, ये हो गया हमारा प्रूडेंस। नेक्स्ट आ जाओ, लिखो कॉस्ट प्रिंसिपल। अच्छा, ये एप्लीकेबल है खाली टैंजिबल एसेट्स पे। कॉस्ट प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टैंजिबल एसेट्स। तो इसके अंदर लिखिए प्लीज, एसेट्स, एक मिनट थोड़ा सा रिकरेक्ट करते हैं। लिखो कॉस्ट इंकर्ड ऑन एन एसेट, यार आई थिंक मैंने लैंग्वेज में एरर कर दिया। लिखो एसेट्स आर रिकॉर्डेड, आई एम सॉरी, एसेट्स आर रिकॉर्डेड
at the price they are purchased for. Assets are recorded at the price they are purchased for. They are not affected. They are not affected by the market value. They are not affected by the मार्केट वैल्यू. ठीक है, आपने मशीन परचेज करी 5 लाख में, तो आप अपने बुक्स में इसको 5 लाख पे रिकॉर्ड करोगे. मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ गई, हमें कोई मार्केट एट इट्स कॉस्ट प्राइस. ठीक है, देन क्या होता है, और इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, एवरी ईयर फ्रॉम दैट मशीन वी विल सबट्रैक्ट हाउ मच इट्स बीन डेप्रिशिएटेड. ये होता है बस. ठीक है, बट मार्केट में क्या वैल्यू है, मैं अगर इस मशीन को मार्केट में बेचने जाऊंगा कितने में बिक जाएगी, दैट इज ऑल इररेलेवेंट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हाँ, या लैंड कभी डेप्रिशिएट नहीं होता. लैंड इज दैट एसेट विच विल नेवर डेप्रिशिएट. कैसे लैंड डेप्रिशिएट करेगा? लैंड को तो मल्टीपल चीजों के लिए यूज कर सकता है यार. लैंड पे घर बना सकते हो. ठीक है, बेचने की बात कर रहे हो, बेचने के, अरे डेप्रिशिएट नहीं होता भाई लैंड. डेप्रिसिएशन यार, वो तो तू बोल रहा है कि बेच रहे हो तो वो कैपिटल लॉस हो गया. तूने लैंड में कुछ मनी इन्वेस्ट करा था 10 लाख रुपए, जब तुम बेचने गए कि वो 8 लाख का बिक रहा है, तो वो जो 2 लाख है ना, कैपिटल गेन वर्ड मैंने बताया था ना. कैपिटल गेन क्या था, 1 करोड़ की चीज 4 करोड़ में बेची. तो कैपिटल लॉस क्या हो गया, 1 करोड़ की चीज 80 लाख में बेची. आए समझ? वो डेप्रिसिएशन नहीं है. डेप्रिसिएशन होता है वेयर एंड टेयर से. अब तुम बोलो लैंड वेयर एंड टेयर होता है, अरे चल ठीक है, मान लिया वेयर एंड टेयर होता है. लैंड एग्रीकल्चर यूज के लिए है, वेयर एंड टेयर हो गया, बैरन हो गया बिल्कुल, तो उस पर बिल्डिंग लगा लो, फैक्ट्री लगा लो, फैक्ट्री तोड़ के बिल्डिंग खड़ी कर दो, मॉल खड़ा कर दो. सो लैंड इज द ओनली एसेट विच नेवर डेप्रिशिएट. या है समझ? इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इनटैंजिबल एसेट्स भी डेप्रिशिएट होते हैं, बट उसको हम बोलते क्या है, एमोर्टाइजेशन. या है समझ? अच्छा, एक और होते हैं एसेट्स जो स्कूल में भी नहीं बताएंगे, वेस्टिंग एसेट. फिक्टिशियस एसेट्स तो तुम्हारे बुक्स वगैरह में है, स्कूल में बताएंगे वो, बट वेस्टिंग एसेट स्कूल में भी नहीं बताएंगे. व्हाट इज वेस्टिंग एसेट? एक बार यूज करो और खत्म. रिसोर्सेस, ऑयल इज अ रिसोर्स ऑफ एन इकोनॉमी, यूज करो खत्म, तो वो क्या हो गया, डिप्लीट हो गया, खत्म हो गया, वेस्ट, उसको वेस्टिंग एसेट बोलते हैं. सो जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह होती हैं उसको हम वेस्टिंग एसेट बोलते हैं. आया समझ ये चीज? ठीक है, कॉस्ट प्रिंसिपल क्लियर है. नेक्स्ट लिखो मैचिंग प्रिंसिपल. देखो मैच, वो एग्जाम मैच द फॉलोइंग, तो बच्चों ने कर रहे हैं ना. देखो ये देखो, इसको इससे मैच करा, इसको इससे मैच करा, इसको इससे मैच द फॉलोइंग. ये नहीं है मैचिंग प्रिंसिपल. ठीक है, देखो जी मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है. ये होता है, गाइस ये समझो जरा. अब ना इसमें एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से आपने एक मशीन परचेज करी 5 लाख की. ये भी छोड़ो, और बेटर एग्जांपल लेते हैं. यू हैव परचेज्ड गुड्स. ठीक है, कितने यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं, आपने 3 लाख यूनिट गुड परचेज करे. ठीक है,
3 लाख यूनिट आपने गुड परचेज करे ईयर 1 के अंदर, ओके, मैं कुछ भी नहीं सेल कर पाया, तो मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? रेवेन्यू तो मेरा 0 है, ठीक है। लेट्स से ईच यूनिट ऑफ गुड कॉस्ट 1 रुपी, तो मेरा एक्सपेंस कितना हो गया? 3 लाख, तो मेरा लॉस हो गया -3 लाख का। फाइन। ईयर 2 के अंदर ये जो मेरे पास गुड्स हैं 3 लाख, इनका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपी। इनमें से मैं 1 लाख यूनिट सेल कर पाया, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट 1 लाख यूनिट में सेल कर पाया, लेट्स से 2 रुपीज में, तो कितना रेवेन्यू आया? 2 लाख का मेरे को रेवेन्यू हुआ, बट कॉस्ट क्या हुआ? 0। मैंने तो गुड्स एक ही बारी परचेज करे हैं ना, ईयर 1 में मैं कुछ सेल नहीं कर पाया, ईयर 2 में बिक गए वो, ठीक है। ईयर 3 में रिमाइंडर कितने गुड्स हैं? 2 लाख, सारे बिक गए, तो 2 लाख उनका कॉस्ट हो गया, एंड एक यूनिट मैंने कितने में बेचा? 2 रुपीज में बेचा, तो 4 लाख उसका रेवेन्यू हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 2 लाख का मेरा प्रॉफिट हो गया। सॉरी यार, ये तो ये है ना, नई गुड्स कहाँ खरीदे? अरे यार, इसमें से 1 लाख कुछ एरर कर दिया क्या मैंने? हाँ, आई एम सॉरी, इसको तो भूल, ये कहां से आ गया? ये तो 0 है, सॉरी गलती से लिख दिया। तो 4 लाख रुपीस का मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये जो अभी हमने करा है ना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, सब गलत है, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है आप समझो। मैचिंग प्रिंसिपल बोल रहा है आपको अपने एक्सपेंसेस को और रेवेन्यू को मैच करना है। फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर भी नहीं, एट ईयर इक्वल टू 0 आपने गुड्स परचेज करे 3 लाख के, ठीक है। 3 लाख इंटू 1, 3 लाख रुपीस के आपने गुड्स परचेज करे, क्या आपने कुछ बेचा? तो ईयर 1 के एंड में प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 रेवेन्यू 0 एक्सपेंस। नहीं लेंगे उसको एक्सपेंस के अंदर, जितने गुड्स आपने बेचे हैं ना उतने ही गुड्स का एक्सपेंस लेना है, दैट इज व्हाट मैचिंग प्रिंसिपल इज। और अगर आपको याद हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने क्या बोला था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मैंने आप लोगों को बोला, अब जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा तो मैंने 1 लाख यूनिट सेल करे थे, और 1 लाख यूनिट मैंने कितने में सेल करे थे? 2 रुपए में सेल करे थे, सो 2 लाख रुपीस का रेवेन्यू हुआ, और उनकी कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपीस थी, तो मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज हाउ वी हैव मैच। जितने यूनिट्स मैंने सेल करे उतने ही यूनिट्स का मैंने कॉस्ट लिया, उतने ही यूनिट्स का मैंने एक्सपेंस लिया। दिस इज व्हाट मैचिंग प्रिंसिपल इज अबाउट। मैचिंग प्रिंसिपल आपको ये बोलता है कि जो आपके रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज अर्न करने के लिए जो आपने एक्सपेंस करे हैं, आपको वो लेने हैं। एंड अगेन, इज कैश मटीरियल? नो, आपने एक्सपेंस तो इंकर कर दिया इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, बट आपने पे नहीं करा, दैट इज इररेलेवेंट। वो एक्सपेंस उसी टाइम पीरियड का माना जाएगा जिस टाइम पीरियड में आपने उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए वो खर्चा करा। क्लियर? ओके, सो लिखो जरा इसमें मैचिंग प्रिंसिपल में, कॉस्ट इंकर्ड during a particular year, cost incurred during a particular year, or sorry, period, cost incurred during a particular period is matched, देखो, particular period is matched with revenue of that period. यार मैं YouTube पे डाल के उसका लिंक भेज देता हूँ। यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करोगे तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा।
सही में आप यूट्यूब पे डालते हो? सी आई पुट इट ऑन यूट्यूब बट दीज वीडियोज आर नॉट मेंट फॉर यूट्यूब। मतलब अगर आप देखो, मैं बस अपनी क्लास को रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी अभी जैसे मेरी सुबह अकाउंट्स की क्लास हुई थी, तो आई हैव रिकॉर्डेड बिकॉज फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट कम, तो उनको मैं वो वीडियो भेज दूंगा सो दैट उनका मिस नहीं हो। सो ये पर्पस है बस मेरा। बट अगर आप देखोगे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहे हो, उनकी जो क्लाइंटेल है, उनका क्लाइंटेल है कि वो अपने आप को सामने से दिखा रहे हैं और ऐसे पढ़ा रहे हैं। सो दे हैव टू बी अट्रैक्टिव, उनका जो ये होता है सब कुछ लिखा होता है, प्रेजेंटेशंस बनी होती हैं अच्छी अच्छी, वो चीज़, ठीक है। और अगर मैं प्रेजेंटेशंस बना के पढ़ाऊंगा तो यार मेरे में और स्कूल में क्या फर्क होएगा फिर? अबे स्कूल में ये सब थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे, मुझे बता दियो स्कूल में ये करवा दे तो, किसी भी स्कूल में। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज ऐड करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, मशीन। मैंने मशीन परचेज करी 3 लाख की, और मैं बोल रहा हूं कि इसकी यूजफुल लाइफ क्या है। इसकी यूजफुल लाइफ है लेट्स से 3 इयर्स है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने 3 इयर्स का लिया था ना, 3rd ईयर का भी लिख लेते हैं। सो प्रॉफिट ये हो गया भाई। चलो यार 10 साल ही ले लेते हैं यार, ज्यादा बड़ा हो जाएगा नंबर ना तो 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। तो मतलब मशीन एवरी ईयर कितना डेप्रिशिएट करेगी? तो बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल आप क्या कर रहे हो, ये 30,000 एवरी ईयर अपने एक्सपेंस में डाल रहे हो। तो यहां पर फर्स्ट ईयर के अंदर ये 30,000 का एक्सपेंस बन जाएगा, सेकेंड ईयर में 30,000 का एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, तो ये 70,000 हो जाएगा। यहां पर 30,000 का एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, ये 1,70,000 हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल आप मशीन को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हो, आप मशीन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर पा रहे हो, आप मशीन का जो बेनिफिट है ओवर द ईयर्स उसको थोड़ा 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 यहां पर ऐसे एक्सपेंस में दिखा रहे हो। आया ये चीज समझ आया यार? मशीन मेरा एसेट है, ठीक है। क्यों है एसेट? क्योंकि उसका बेनिफिट बहुत सालों तक है, बट खर्चा तो करा, ठीक है। और जब आप उस मशीन को यूज कर रहे हो तो वो मशीन हेल्प कर रही है रेवेन्यू अर्न करने में, तो मशीन भी तो कंट्रीब्यूट कर रही है कुछ रेवेन्यू अर्न करने में। तो जितना मशीन कंट्रीब्यूट कर रही है रेवेन्यू अर्न करने के लिए, वो भी तो एक्सपेंस बनेगा, एंड दैट कंट्रीब्यूशन इज डेप्रिसिएशन, जिसको हम यहां से माइनस कर रहे हैं। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस के अंदर हम डेप्रिसिएशन डालते हैं ना। आया समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट लिखो गाइस। मैचिंग हो गया, नेक्स्ट लिखो ड्यूअल एस्पेक्ट। ये नहीं समझा पाऊंगा मैं, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये नहीं समझा पाऊंगा अभी क्या कभी भी। ये नहीं मतलब यार, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रिंसिपल जो है, यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड दिस, अंडरस्टैंड दिस व्हेन वी आर एट चैप्टर नंबर 5। बट मोटा मोटा ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बता देता हूं। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, बेसिकली टू साइड्स। अगर मैंने गुड्स परचेज करे कैश में, तो मेरे पास गुड्स आए कैश गए, तो ये 2 साइड्स हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की। अगर मैंने गुड्स परचेज करा क्रेडिट पे, तो गुड्स आए और क्रेडिटर बुक्स में रिकॉर्ड हुए, गुड्स भी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ, क्रेडिटर भी बुक्स में रिकॉर्ड हुआ। अगर मैंने गुड्स सेल करे कैश में, तो गुड्स गए, कैश प्लस हुआ। और अगर मैंने गुड्स सेल करा क्रेडिट पे, तो गुड्स गए और डेटर ऐड हुआ, ठीक है। तो हमेशा 2 एस्पेक्ट होते हैं एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के। अब वो एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? एक को हम बोलते हैं डेबिट एस्पेक्ट। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अगर मैं आपको बोलता हूं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? उधार वाला ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से डेटर भी आ सकते हैं, क्रेडिटर भी आ सकते हैं, डिपेंड कि आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो। फाइन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। वो 2 एस्पेक्ट का नाम क्या होता है? डेबिट, क्रेडिट। दिस इज नॉट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। डेबिट को हम लिखते कैसे हैं शॉर्ट में? अरे नहीं यार, कहां से सुना है ये? गलत है वो। डेबिट व्हाट गोज आउट कुछ नहीं होता।
व्हाट कम्स इन वो भी कुछ नहीं होता, आएंगे वो चैप्टर नंबर 5 पे आएगा, वहां से प्रैक्टिकल। बट पता हूँ, सो अगर मैं किसी से भी पूछता हूँ ना, कोई बच्चा 12th में आता है ना मेरे पास ज्वाइन करता है, तो उससे मैं पूछता हूँ ना डेबिट क्रेडिट क्या है, वो यही बोलता है डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट व्हाटएवर कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये होता है। तो वो ये बोलता है, मैं बोलता हूँ भाई ये मतलब नहीं है डेबिट क्रेडिट का। सो गाइस डेबिट क्रेडिट का मतलब समझेंगे हम, तो उसको बहुत ही इजी बेकार सा मीनिंग है डेबिट क्रेडिट का, ठीक है ना, वो हम समझेंगे, देन वी विल डू आई थिंक नेक्स्ट क्लास में विल अंडरस्टैंड। आइदर तो आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, एल्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस ओनली कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पर ये चीज समझ आएगी। प्लीज ये चीज ध्यान रखना, क्रेडिट का मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जस्ट वेट फॉर 1 और 2 मोर क्लासेस। ओके, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, क्रेडिट। अब एक और जो प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ पर DEBIT लिखा है, इसको DR क्यों लिखा है यार, ऐसे ही है, ठीक है, तो ये इन्वेंट मैंने नहीं करा है, फाइन, मुझे नहीं पता, गूगल पे सर्च करो, कोई रीजन नहीं है, और बोलो AI से पूछो, उसको भी नहीं पता है, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। जैसे आपने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यार दो एस्पेक्ट है ना, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, तो इसलिए हमेशा ये दोनों इक्वल होते हैं। इसी के बेसिस पे, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे यू हैव टू राइट एन इक्वेशन, उस इक्वेशन का लॉजिक अगेन चैप्टर नंबर 5 में आएगा, वो इक्वेशन बस अभी लिख लो, दैट कैपिटल कितना बड़ा है चैप्टर नंबर, खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 5 कितना बड़ा, कुछ इसी में चैप्टर नंबर 5 में, हाँ, चैप्टर नंबर 5 2-3 क्लास का चैप्टर है बस। जर्नल, जर्नल बताया तो, पूरा समर वेकेशन, पूरा समर वेकेशन विल बी ऑन जर्नल। ओके, सो ये लिख लो प्लीज यार, चैप्टर नंबर 5 में मैंने दो चीजें बोली हैं, डेबिट और क्रेडिट, और क्या बोला मैंने, इससे पहले भी तो कुछ बोला था, कुछ तो, हाँ, अरे वो बोला था ट्रांजैक्शन वगैरह कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो बता रखा है उसमें, एनीवेज कुछ तो था बोला था, देख लेना रिकॉर्डिंग देख लेना। सो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो ये हमारी आवाज भी आएगी क्या रिकॉर्ड, हाँ हाँ ऑब्वियसली आई कैन शेयर इट विद योर पेरेंट्स एज वेल, देखो ये क्लास में कैसे पढ़ता है। ये लिख लो प्लीज। सो एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट क्या है, पहला एस्पेक्ट क्या है डेबिट, दूसरा एस्पेक्ट क्या है क्रेडिट, और ये ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, और इसके बेसिस पे ये निकल के आता है, ठीक है। लिख लो लिख लो लिखो, फटाफट लिखो। दो प्रिंसिपल्स और बच गए, खत्म करते हैं, छुट्टी का फिर छुट्टी करेंगे। हाँ नेक्स्ट लिखो, रेवेन्यू, रिकॉग्निशन, प्रिंसिपल, इसके अंदर प्लीज लिखिए, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट पीरियड revenue is recognized in the period revenue is recognized in the period it is earned, irrespective whether the business has received cash or not, irrespective whether the business have received cash or not। आया समझे, हमें ना अगेन ये देखना है कि कंपनी ने, बिजनेस ने गुड्स सेल कब करें हैं, हमें ये नहीं देखना कि कंपनी को कैश कब मिला उस गुड्स के अगेंस्ट, वही सेम लॉजिक, कौन सा लॉजिक, एक्रूअल एजम्पशन वाला। तो ये जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है ये वही फॉलो कर रहा है, एक्रूअल एजम्पशन ही फॉलो कर रहा है। आप रेवेन्यूज को रिकॉग्नाइज करोगे जब सेल हो गई है, जब वाउचर बन गया है, जब बिल बन गया है, ना कि जब वो पार्टी आपको कैश पे कर रही है। क्लियर। लास्ट प्रिंसिपल, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, वेरीफाइबल एंड स्लैश करके ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें लिखिए ऑल द ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, all the transactions
which are recorded in the books need to have some proof of record. ऐसी थोड़ी मैंने गुड सेल करे लाख रुपए के, 50 लाख के, करोड़ के, बैंक के पास ले गया फाइनेंशियल, लाओ जी लोन दे दो मुझे, एंड फिर वो लोन लेके भाग जाओ. ठीक है. सो ऑल द ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स नीड टू बी, क्या लिखा है, हाँ, हैव टू, नीड टू हैव सम प्रूफ which is known as vouchers, which is known as vouchers. So vouchers के basis पे ही you are recording all the business transactions, बिना उसके नहीं हो सकता. Done. So guys, we are done with the third chapter, and next class में we'll start with the questions. So मैं second chapter और third chapter के question निकाल के रखूंगा. We'll start doing those on Tuesday.